ईरान ने अमेरिका से वार्ता के लिए 2 नई शर्तें रखी हैं। अमेरिका ईरान से शुरू करना चाहता है न्यूक्लियर वार्ता। तो 2 शर्तें रखी गई हैं। अमेरिका के आगे एक तो झुकने को तैयार नहीं है ईरान, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से 2 नई शर्तें रखकर कहीं ना कहीं इस तनाव को और बढ़ाने की कोशिश की गई है ईरान के द्वारा। सवाल वही है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्या ईरान की जिद पूरे अरब के लिए एक युद्ध का संकट लेकर आने वाली है? तो आप देखिए, ईरान की जो एटमी जिद है, सवाल है क्या अरब में अब परमाणु विनाश होगा, विनाशक महायुद्ध होगा? खबर क्या है यह आपको फटाफट बता देते हैं। दरअसल अमेरिका परमाणु वार्ता एक बार फिर से चालू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है ईरान के साथ, लेकिन ईरान ने इस बातचीत से पहले, इस वार्ता से पहले 2 नई शर्तें रख दी हैं। ईरान बिना शर्त आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 शर्तें क्या है वो देखिए। पहली शर्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन को माने, एक्सेप्ट करे उसके इस प्रोग्राम को। दूसरा, युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई भी अमेरिका करे। अब सवाल क्या है, क्या यूएस ईरान को न्यूक्लियर शक्ति बनने देगा? क्या यूरेनियम एनरिचमेंट यानी जो यूरेनियम संवर्धन की शर्त रखी गई है उस पर अमेरिका किसी भी हाल में राजी होगा? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप खामनेई की दोनों शर्तें माने? क्योंकि ट्रंप तो साफ बोल रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म करना होगा ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम। अब आगे क्या होगा यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। जी हां, सवाल तो यही है कि आगे क्या होगा ऐसी शर्तों के बाद। शर्त से अमेरिका और इजरायल भड़केंगे, यह तय है। अमेरिका ईरान में वार्ता की संभावना कम हो जाएगी। ईरान एटमी संवर्धन का काम जारी रखेगा, और एटमी संवर्धन जारी रखने पर फिर से हमले संभव हैं, क्योंकि ये ओपन पॉलिसी है अमेरिका की इजरायल की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। तो क्या खामनेई की शर्त के पीछे पुतिन जिनपिंग हैं? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जिस बोल्ड कंडीशन के साथ, जिस एक तरीके से कहें कि अप फ्रंट कंडीशन के साथ वो अमेरिका के सामने आए हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि ये ताकत कहां से मिल रही है ईरान को। तो ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। एक ये कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच चुका है। दूसरा, सीक्रेट रास्ते से ईरान पहुंचाया गया S-400। रूसी जवान ईरानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चीन ने ईरान को J-10 फाइटर जेट भेजा है। रूस, चीन ईरानी वायु सेना को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर युद्ध को देखा जाए, टकराव को देखा जाए, उससे जो लेसन्स ईरान ने सीखे हैं, उसके बाद ईरान अपने आप को ताकतवर करने और साथ ही अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें रूस और चीन से सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, और साथ ही मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एवीएम O.P. तिवारी हमारे साथ हैं। नेवी कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए। मनीष, सबसे पहला सवाल तो यही, ये जो शर्तें हैं दरअसल ये क्या इन्विटेशन या चैलेंज कहा जाए अमेरिका और इजरायल को कि अब दम है तो हमला करके दिखाओ, न हम अपना प्रोग्राम रोकेंगे, और दूसरा, हमें जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें? देखिए, यह बात तो तय है कि ईरान और इजरायल के बीच बस किसी भी दिन जंग शुरू हो सकती है, दूसरे राउंड की जंग, और उसके लिए दोनों पक्षों ने जबरदस्त तैयारियां कर रखी है। ईरान ने भी अपनी कमजोरियों को समझा और उसको ठीक करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, जहां तक ताल्लुक रूस की भूमिका का है, ईरान और इजरायल के मामले में उनकी स्थिति थोड़ी अलग सी है। आपको याद होगा कि पहले युद्ध यानी कि जून में ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा था कि इजरायल में भी सबसे अधिक जो है सो रूसी यहूदी रहते हैं, यानी कि इजरायल में हिब्रू के बाद अगर सबसे अधिक कोई भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी से भी अधिक, तो वो रशियन भाषा है। तो इसीलिए इजरायल के साथ भी पुतिन का या रूस का एक अलग संबंध है। पिछले दिनों पुतिन और नेतन्याहू ने बात भी की थी। पुतिन ने यह ऑफर भी किया था कि ईरान और इजरायल के संकट में हम मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा ईरान और रूस के बीच का जो रिश्ता है वो भी बेहद खास है। ईरान ने जिस तरह से रूस को मदद की थी, रूस भी ईरान को मदद करने जा रहा है। कितने हथियार आधिकारिक तौर पर देगा ये कहना साफ नहीं है, लेकिन ईरान भी अलग अलग जगह से हथियार इकट्ठा कर रहा है, खास करके रक्षा सिस्टम हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अब जो जंग शुरू होगी उस वक्त इजराइल के फाइटर जेट आकर ईरान पर आसानी से बमबारी ना कर सके। जी, और देखिए वी.के. दत्ता सर, यहां पर सवाल यह भी है कि जो चैलेंज है वो ईरान की तरफ से सीधे अमेरिका को दे दिया गया, सिर्फ यहां पर इजराइल नहीं है।
बल्कि अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और जहां पर अमेरिका आ जाता है, ऐसा लगता है कि रूस का इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इस बार जैसा मनीष बोल रहे हैं कि कभी भी दूसरा चरण शुरू हो सकता है, ऐसे हालात में रूस का रोल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पहली जंग हुई 10 दिन की ईरान और इजराइल के बीच में, जब इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करके उनके टॉप कमांडर्स को मारा, उनके साइंटिस्ट को मारा, उसके बाद में एयर अटैक करे और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने की चेष्टा करी। उसके एवज में ईरान ने लगातार इजराइल के ऊपर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से वार किया। और ये देखने को मिला कि इजराइल के पास जितनी भी काउंटर मिसाइल बैटरीज थी, सिस्टम थे, चाहे अमेरिकन थार्ड हो, चाहे एरो हो, डेविड स्लिंग हो, या उनके जो अपना आयरन डोम है, वो उनको रोकने में सक्षम नहीं था। और ईरान की मिसाइलों ने काफ़ी तबाही मचाई इजराइल के अंदर। इसको देखते हुए जो जगबंदी ऐलान करी गई और जो फोर्दो और जो निशान के ऊपर इन्होंने जो बंकर बस्टिंग बम मारे, तो इन्होंने माना था कि शायद इनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो 450 किलो के करीब था, लेकिन ईरान ने बोला हमने तो अपना स्टॉक पाइल पहले ही सेफ जगह पे मूव कर दिया था। अभी जहाँ तक ये सवाल है अभी तैयारी का, ईरान को भी अपनी कमजोरी का जो जायजा मिल गया, कहने का मतलब इजराइल को भी मिल गया, दोनों को रियलिटी चेक हो चुका है कि इस जंग में वो किस तरीके से और कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं।